नमस्कार। G20 पर आधारित इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। दरअसल बीते दिनों G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान कई सारे अहम मुद्दों पर चर्चाएं हुई हैं। इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का। जैसा कि आप जानते हैं कि आज भारत में 850 मिलियन से अधिक इंटरनेट के उपयोगकर्ता हैं, जो कि दुनिया में सबसे सस्ती डेटा लागतों का आनंद ले रहे हैं। भारत ने शासन को अधिक कुशल, समावेशी, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का भी लाभ उठाया है। भारत का विशिष्ट डिजिटल पहचान मंच यानी आधार देश के 3 अरब से भी अधिक लोगों को कवर करता है। भारत ने वित्तीय समावेशन में क्रांति लाने के लिए जेम ट्रिनिटी यानी जनधन बैंक खातों, आधार और मोबाइल की शक्ति का उपयोग किया है। हर महीने लगभग 10 बिलियन लेन देन यूपीआई पर होते हैं, जो कि हमारी तत्काल भुगतान प्रणाली है। वैश्विक वास्तविक समय में अगर इसको देखा जाए तो यह भुगतान का 45% से भी अधिक भारत में अकेले होता है। सरकारी सहायता के प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी कि डीबीटी से कमियों को भी दूर किया जा रहा है और इसने $33 बिलियन से अधिक की बचत की है। कोविन पोर्टल की बात की जाए तो कोविन पोर्टल ने भी भारत के कोविड टीकाकरण अभियान का समर्थन किया और ये सारी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। और ये जो कोविन पोर्टल है, इसने डिजिटल रूप से सत्यापन योग्य प्रमाण पत्रों के साथ 2 बिलियन से भी अधिक वैक्सीन खुराक की डिलीवरी में मदद की है। गतिशक्ति मंच की बात की जाए तो बुनियादी ढांचे और रसद को मैप करने के लिए तकनीक और स्थानिक योजना का ये उपयोग करता है। ये योजना बनाने, लागत कम करने और वितरण की गति बढ़ाने में भी लगातार हमारी सहायता कर रहा है। हमारे ऑनलाइन सार्वजनिक खरीद मंच जिसे ई मार्केट प्लेस ने प्रक्रिया में पारदर्शिता और ईमानदारी लाई है। डिजिटल कॉमर्स के लिए खुला नेटवर्क ई कॉमर्स का लोकतांत्रिकरण कर रहा है और पूरी तरह से डिजिटल कराधान प्रणाली पारदर्शिता और ई गवर्नेंस को बढ़ावा दे रही है। पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वैश्विक चुनौतियों के लिए स्केलेबल, सुरक्षित और समावेशी समाधान प्रदान करता है। तो इन्हीं सारी तथ्यों को, बातों को ध्यान में रखते हुए आज के इस कार्यक्रम में इस विषय से संबंधित तमाम पहलुओं पर हम विस्तार से करेंगे चर्चा। और इस चर्चा में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं अपूर्व अभय मोदी जी, जो कि प्रबंध निदेशक हैं एटकॉन्स ग्रुप के। अभय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और अपूर्व, जैसा कि हमने अपने इस इंट्रो में कहा कि जो भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने की दिशा में भारत का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही कामयाब साबित हो सकता है और हुआ भी है बीते दिनों। आपकी पहली प्रतिक्रिया इस तमाम विषयों पर? यदि हम आज का भारत देखते हैं तो आज का भारत एक अपने आप में डिजिटल भारत बन चुका है। हर कोई हमारे भारत को एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के वे में देख रहा है। जैसे जैसे देश में नई नई चीजें लॉन्च हो रही हैं, देश में सीधे सीधे एनसीयूआई ने हमारे ई रूपी लॉन्च किया। अब हर किसी को देखते हैं तो वो ई रूपी के बारे में बात कर रहा होता है, चाहे वो अफ्रीका हो या फिर वेस्टर्न कंट्रीज हो। हर कोई हमारे देश को फॉलो करना चाहता है। G20 ऐसा माध्यम बन चुका है। G20 एक ऐसा माध्यम बन चुका है जिसमें वो लोग हमारे देश में आके हमारे देश की डिजिटल प्रणाली को जानना चाह रहे हैं। कोविड के समय में जिस वे में हमारे देश में एक अपने आप को उभारा हुआ है, वो एक अपने आप में विश्वसनीय बन चुका है। हेल्थ केयर को कैसे मैनेज करना है, कैसे डिजिटलाइज करना है, कैसे क्या हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, ये सब हमारे डिजिटल पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही हो पा रहा है। यदि एक और यदि देखा जाए, आज सुबह जब हम उठते हैं और रात में जब सोते हैं तो गवर्नमेंट की कोई ना कोई हम टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे होते हैं विच इज अवेलेबल, जो कि एक पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन में पूरी तरह अवेलेबल होती है। जब सुबह उठते हैं, दूध वाला आता है, हम यूपीआई से उसे पे करते हैं। जब हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं तो फिर ऑटो वाले को भी यूपीआई से पे करते हैं। आज एक प्रकार से हम पैसे को अपने जेब में रखना भूल गए हैं, जो कि एक भारत में प्रचलित फाइनेंशियल व्यवस्था थी। तो इसमें देखा जाए
तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से इंडिया ने, भारत ने पूरे दुनिया में, पूरे विश्व जगत में एक अपनी नई पहचान बना दी है। प्रधानमंत्री की योजनाएं, कुछ योजनाएं ऐसी हो चुकी हैं जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट योजना बन चुकी है, जिसमें से एक आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आरोग्य योजना यदि हम लोग देखते हैं, विच इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर योजना बन चुकी है। कई प्लेटफॉर्म्स ऐसे हमारे इंडिया में डेवलप हो चुके हैं। मैं अभी भी याद है मुझे एक कंपनी का एलमंड इज द वन कंपनी जिसने एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया, उस पर पूरी दुनिया अब वर्चुअल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना रही है। बिल्कुल। तो भारत ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में एक अपने आप को एक नए मुकाम पर आके खड़ा कर लिया। ऐसे में अपूर्व जी, ये जो जिन सारी बातों का आपने जिक्र किया, क्या हम इसे ये कह सकते हैं कि भारत डिजिटल डेमोक्रेसी की तरफ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, और इस डिजिटल डेमोक्रेसी का जो फ्रूट्स है, जो फल है, जो बाय प्रोडक्ट है, वो सभी माने समाज के आखिर पंक्ति में जो लोग खड़े हैं उन तक भी सरकार पहुंचाने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है? असीम जी, इस पर मैं आपको बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल देना चाहूंगा जी। मैं कुछ दिन पहले, एक छोटा सा गांव है, छोटा सा कस्बा है डबरा, मैं वहां पर किसी एक छोटे से योजना के लिए वहां पर गया हुआ था। जब मैं वहां पर जाके देखता हूँ, एक गांव वाला नॉर्मली यूज कर रहा है, बोल रहा है, गूगल मुझे बताओ आज डबरा का टेम्परेचर कितना है, गूगल मुझे बताओ मुझे यहाँ पर कौन सी खेती करना चाहिए। गूगल नहीं, वो हर गवर्नमेंट की हर व्यवस्था को यूज कर रहा है। उसे मालूम है आज डिजिटल पब्लिक यूटिलिटीज को कैसे यूज करना है। उसे इलेक्ट्रिक भुगतान देने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने मोबाइल से ही पे कर रहा है। ये मैं एक छोटे से गांव की आपको बात बता रहा हूँ, छोटे से एक कस्बे की बात बता रहा हूँ, जो कि एक नगर पालिका क्षेत्र है। अब मैं और इससे नीचे जाता हूँ, यूपीआई ने लास्ट माइल कनेक्टिविटी हम लोगों को दे दी है। एक हमारे गवर्नमेंट का भारत कनेक्ट करके ये एक योजना है, जिसमें वो पूरे गांव को, पूरे देश के जितने भी गांव है उन्हें इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। कई जगह मैंने देखा हुआ है जहां पर हेल्थ केयर एटीएम लॉन्च हो चुके हैं, जो कि गवर्नमेंट की आभा योजना, हमारे गवर्नमेंट की एक आयुष्मान भारत हेल्थ केयर योजना है, उससे जुड़े हुए हैं। वो हेल्थ केयर एटीएम पर जाते हैं और उधर बोलते हैं कि भाई मुझे ये बुखार हो गया है, वहां से इमीडिएटली एक रिप्लाई आता है और आपके घर पर मेडिसिन डिलीवर हो जाती है। ये सारा क्या है? ये एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक नया लास्ट माइल कनेक्टिविटी हमारे लिए बन चुका है। ऐसे में अपूर्व जी, ये बात भी ध्यान में रखना होगा कि जब हम इंडिया स्टैक की बात करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब हम एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि इंडिया स्टैक में भी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि भुगतान के लिए अलग प्रणाली है, पहचान के लिए आधार है, डेटा को हम शेयर कर सकते हैं, इन तमाम ये जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, इन तमाम ब्लॉक्स का एक समावेश है इस इंडिया स्टैक में, जिसे कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। ऐसे में आज की तारीख में सरकार इस दिशा में और कितना कदम आगे बढ़ा रही है? और अभी भी चूंकि G20 की मीटिंग्स लगातार हुई हैं, चुनौतियों जो चैलेंजेस हैं उसकी भी बात हो रही है, क्योंकि डिजिटल डिवाइड एक बहुत बड़ी समस्या है। हैविंग और नॉट हैविंग्स, कुछ लोगों के पास इसकी सुविधाएं हैं, हम जानते हैं, कुछ लोगों के पास आज भी वो सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में इस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, एक सवाल। और ये जो ब्लॉक्स हैं, ये किस तरह से इंक्लूसिव वे में भारत को और भी सशक्त बनाने की दिशा में काम कर रहा है? आप यदि देखेंगे असीम जी, एक हमारे पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का रोड मैप पूरा डेवलप हो चुका है, जिसमें हम लोग यदि देखते हैं, इट्स वर्किंग एज अ सुपर ऐप। यदि आप आधार कार्ड को यदि बेस बना के चलते हैं, तो आधार कार्ड आपका आरोग्य सेतु, कोविन ऐप, और भी आप कोई भी ऐप ले लीजिए, उससे डिजिटली कनेक्टेड है। आपका फाइनेंशियल सिस्टम कैन बी ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ आधार एंड द पैन कार्ड। सो यदि आप देखेंगे, धीरे धीरे हमारे देश का बेस एक यूनिक आइडेंटिटी पर आके फिक्स होता जा रहा है। उस यूनिक आइडेंटिटी पर आने के लिए आप धीरे धीरे समझेंगे कि राशन कार्ड जो कि हमारे पास है, हर जगह हर स्टेट का एक डिफरेंट राशन कार्ड होता है, और उसे अलग अलग टाइप की पॉलिसियों से बनाया जाता है। हर किसी को डिफरेंट बेनिफिट मिलते हैं उसमें। लेकिन अब ये आधार कार्ड से धीरे धीरे कनेक्ट होने लगे हैं और एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आने लगे। जो आपने क्वेश्चन पूछा, हमारा देश इसकी इन चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए नए नए प्लेटफॉर्म्स डेवलप कर रहा है, लेकिन
धीरे धीरे वो सारे इन प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह सिंक करते हुए, आधार से कनेक्ट करते हुए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर लाता जा रहा है। इससे हमारी डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी जो हम लोग बोल सकते हैं, जिस पर अभी हमारे संसद में चर्चा भी हुई, जो पॉलिसी ये भी हमारी फुलफिल हो रही है। गवर्नमेंट देखा जाए वो आज का ना सोच के वो अगले 25 साल आगे का सोच रहा है कि यदि हमारा डेटा हर जगह अवेलेबल होगा तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे। इस बेसिस पे जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, जो गवर्नमेंट नए टाइप के पॉलिसीज बना रहे हैं और उनकी सिंगल यूनिक आइडेंटिटी बेसिस पे उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है। और इसी को देखा जाए, इसी को सारा देश, सारा जगत फॉलो करना चाह रहा है कि हम अपने इस पॉलिसी, हम सारी कनेक्टिविटी को एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर कैसे लेके आए। आरोग्य सेतु एक सिंगल ऐप है जहां से आप कोविन भी यूज कर पा रहे हैं और आप मेडिकल सर्विस भी ले पा रहे हैं जी। यूपीआई एक अपने आप में फाइनेंशियल ऐप बन चुका है जहां से आप फास्टैग को भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। सो आप देखेंगे धीरे धीरे ये सारे सिंक होके सिंगल प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में अपूर्व जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बात आती है तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी जगह, लेकिन जब हम उसमें पब्लिक वर्ड ऐड कर देते हैं, इसका मतलब कि वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सबके लिए सर्वसुलभ हो, समावेशी हो। इस बात का भी सरकार को ध्यान रखनी चाहिए और वो लगातार ये सरकार रख भी रही है। इसके और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, हम उस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। दिन तिनक दिन तिनक दिन दिन तिनक दिन तुम जाना। अरे गोविंदा जी, आप यहाँ? हाँ बबुआ, हम यहाँ। पर तुम क्या छुपा रहे हो वहाँ? कुछ भी तो नहीं। जब दांत खाज की खुजली पे ना हो काबू तो उसे गमछे से नहीं छुपाते बाबू। तो फिर उसे भगाए कैसे? जालिम लोशन लगाकर दांत खाज की खुजली, एक्जिमा जड़ से निकाले। अभी खरीदे जालिम लोशन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की। और ऐसे में अपूर्व जी, मेरा सवाल ये होगा कि जिस तरह से अभी एक बिल लाया गया, डिजिटल प्राइवेट डेटा प्रोटेक्शन बिल, मुझे लगता है कि जब हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि हमारा जो प्राइवेट डेटा है, चूँकि हम आधार के ज़रिए और तमाम चीज़ों के ज़रिए हम उसको शेयर कर रहे हैं, मार्केट में हमारे तमाम वो सारी चीज़ें हैं, ऐसे में उसकी सिक्योरिटी, उसका प्रोटेक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये सवाल। दूसरा कि बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि ये जो हमारा जो पर्सनल डेटा है उसका किस तरह से यूज़ सरकार कर रही है, और बहुत सारी जो कमर्शियल कंपनीज हैं उनकी तरफ से मिसयूज़ किया जा रहा है। इसको लेकर लोगों के मन में भी सवाल हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करना चाहूंगा कि जो मिसयूज ऑफ द डेटा, राइट, इसी के लिए डिजिटल प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया हुआ है। यदि आप देखेंगे, आप पर्टिकुलर कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हैं और आप यदि एक कॉल कर देते हैं और आप उस कॉल पर बोलते हैं कि भाई मुझे फ्रिज की जरूरत है, अगले 5 मिनट में आपके पास फ्रिज से रिलेटेड 50 ऐड आने लगते हैं। बिल्कुल। ऐड के साथ साथ आपके पास 50 कॉल भी आने लगते हैं कि भाई मुझे ये फ्रिज चाहिए सर, आपको ये फ्रिज चाहिए। ये डेटा कहाँ से जा रहा है और इसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इसी को लेके गवर्नमेंट ये डिजिटल डेटा प्राइवेसी बिल्कुल आई हुई है। इसके लिए हर कंपनी, हर कॉर्पोरेट नीड टू बी आंसरेबल। उन्हें आंसर देना पड़ेगा कि आप डेटा, पर्टिकुलर डेटा, यदि आपने अपूर्व मोदी जी का डेटा लिया हुआ है, आप अपूर्व का डेटा कहाँ कहाँ शेयर करेंगे और क्यों करेंगे। यदि हम लोग गवर्नमेंट का देखा जाए, यदि यूपीआई, जिसमें अभी मैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ धीरे धीरे वहां से, यदि हम यूपीआई को देखते हैं, पहले आधार कार्ड जब भी आप आधार कार्ड जब भी जनरेट करते थे ऑनलाइन, यू विल गेट दी होल आधार कार्ड जिसमें आपका फुल डिजिट नंबर आएगा along with the QR code. Now government has taken a one more step on that. Now you can develop, अब आप एक नया आधार कार्ड बना सकते हैं जिसमें आपके सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट होंगे, पीछे के सारे डिजिट आपको XXXS नजर आएंगे टू सेव योर आइडेंटिटी, सेव योर आधार कार्ड नंबर, जो कि पब्लिक में ना जा पाए और मिसयूज ना हो पाए। सो गवर्नमेंट हर वे में एक नया स्टेप लेके आ रही है। पहले यदि आप कोई भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करते होंगे,
वहां पर सिर्फ सिंगल वे कंफर्मेशन चलता था, यू नीड टू जस्ट स्कैन इट, पुट द पिन नंबर। नाउ गवर्नमेंट आल्सो टेकिंग अ स्टेप ऑन दैट कि भाई उसके बाद भी क्या सिक्योरिटी डाला जाए। जैसे हमारे पहले ब्राउजर सिर्फ HTTP होते थे, नाउ इट्स HTTPS। सो सिक्योरिटी हर जगह, हाँ सिक्योर, सो हर जगह एक सिक्योरिटी मेजर कंसर्न बन चुका है और गवर्नमेंट हर वे में नई नई पॉलिसी ला रही है। नहीं अपूर्व जी, मेरा सवाल इसलिए भी ये था, मैं जो सोच रहा था जिस सोच के साथ, कि अभी भी डिजिटल फ्रॉड्स हैं, डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, और वो भी इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी का वो इस्तेमाल कर रहे हैं हैकर्स, और जो शिकार हो रहे हैं वो भी डिजिटली हो रहे हैं। तो इसको कैसे निपटा जाए? क्योंकि हमारा सारा डेटा उनके पास है, पब्लिक फोरम पे है। जो ये डेटा है, ये डेटा समहाउ किसी ना किसी कॉल के थ्रू और ऐप के थ्रू हमारे इन हैकर्स, आप बोल सकते हैं हैकर्स, और ये जो सारे ये ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, इनकी इंफॉर्मेशन उनके पास पहुंच रही है। इसी पर गवर्नमेंट जो न्यू बैन लगा रही है, आप देखेंगे गवर्नमेंट ने करीब 4,500 ऐप्स को बैन किया और धीरे धीरे वो उस बैन को और बढ़ाती जा रही है। जो भी अनसिक्योर्ड ऐप है उन्हें सीधे प्ले स्टोर और गूगल से स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड करती जा रही है, जिससे ये डेटा हमारा उनके पास ना पहुंच पाए। और जैसे ही उन्होंने गवर्नमेंट ने ये डिजिटल प्राइवेसी पॉलिसी लाए, उसके बाद ये पॉलिसी के साथ साथ ये सिक्योरिटी एंड ये डेटा शेयरिंग के कंसर्न जो हैं ये और इंक्रीज हो जाएंगे। हर कोई मींस आप यदि देखेंगे देयर वाज वन पॉलिसी। ऐसे में अपूर्व जी, जैसे कि अगर मैं कहूं साफ शब्दों में कि जो हमारा जो डिजिटल फायरवॉल है उसको क्या लगता है कि और भी स्ट्रांग बनाने की जरूरत है, इसलिए क्योंकि अभी हमने देखा हाल में कुछ दिनों पहले एम्स के वेबसाइट को हैक कर लिया गया था, और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो भारत का जो डिजिटल फायरवॉल है, जो सिक्योरिटी लेयर है, उसको और भी किस तरह से स्ट्रेंथन किया जाए? ये डिजिटल फायरवॉल यदि हम लोग और ज्यादा गहन टेक्निकल और तकनीकी शब्दों में जाएंगे तो फायरवॉल को आपको समय इसमें प्रोटोकॉल लेवल पे और इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हर प्रोटोकॉल को ब्रेक करने के लिए, हर एक लेयर को ब्रेक करने के लिए जो भी हैकर है उसे नए जिद्दोजहद से जाना पड़ेगा। ये ऑफकोर्स हमारे लिए एक नया स्टेप है, लेकिन आप देखेंगे यदि गवर्नमेंट की 80%, 90% वेबसाइट, और आप बोल सकते हैं कि 100% वेबसाइट अवेलेबल ऑन दी NIC, रन थ्रू दी NIC सर्वर्स ओनली, और वो अपने आप में इतना सिक्योर होता जा रहा है धीरे धीरे, उस पर इतने नए हम लोग टेक्नोलॉजी इनेबल करते जा रहे हैं कि उसमें एंटर करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। उसके फायरवॉल को ब्रेक करना, उसके अंदर जाना, ये एक अपने आप में एक अलर्ट है, और हर स्टेप पे एक नया अलर्ट सिस्टम फिक्स किया जा रहा है। यदि आप एक डोर ओपन करते हैं तो पूरे सिस्टम को लॉक कर दिया जाता है, सो नो वन कैन एंटर और कुड एंटर इन द अनदर डोर। तो ये सारे फायरवॉल रिलेटेड सिक्योरिटी सिस्टम इंप्लीमेंट हो रहे हैं। और एक यदि आप साथ ही साथ देखेंगे, अभी फिजिकल, पहले हम लोग फिजिकल सर्वर्स की बात करते थे, नाउ एवरीथिंग मूविंग ऑन द क्लाउड। तो गवर्नमेंट साथ ही साथ देख रही है कि क्लाउड के थ्रू, जैसे कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने बाहर इंटरनेशनल सर्वर सेटअप किए हुए हैं ओवर द क्लाउड, उनसे स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं यदि आप इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं, डेटा लोकलाइजेशन की बात करना चाहते हैं, इट शुड बी इन इंडिया, डेटा शुड नॉट गो आउटसाइड ऑफ इंडिया, डेटा को बाहर आप नहीं ले जा सकते। ये सारी प्राइवेसी पॉलिसी, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसीज में ये बहुत स्ट्रांगली डिफाइन की जा रही है। लेकिन बावजूद उसके अपूर्व जी, हम जान रहे हैं कि सरकार क्या चाह रही है, हम सभी चाह रहे हैं कि डेटा का लोकलाइजेशन हो, हिंदुस्तान में ही हो, क्योंकि हमारे डेटा को वो किस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, कंपनियां अमेरिका में है, कहीं और किसी देश में है, ऐसे में हमारा डेटा हमारे देश में ही हो और उसका गुड यूज़ हो, पब्लिक यूज़ में हो, उसका कोई मिसयूज़ ना हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत मिस, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। यदि आज कुछ भी ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया जाता है और वो हमारे यदि देश के अगेंस्ट होता है, उसे हटाने के लिए हमें एक नई पॉलिसी के थ्रू और नई प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप सोचिए ये सारी चीजें हमारे देश के ही कंट्रोल में होंगी, राइट? यदि ये सारी चीजें, ये सारे पब्लिकेशन, इफ दे आर रनिंग ऑन आवर इंटरनेट, ऑन आवर सर्वर, हमारे देश के ही सर्वर में चल रहे होंगे, तो वो हमारे देश के बारे में, हमारे देश के बारे में, हमारे देश का डेटा मिसयूज कभी भी नहीं करेंगे। अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये हो रहा है, दे आर शिफ्टिंग डेटा फ्रॉम हियर टू अनदर कंट्री। वो इंडिया का डेटा है, लेकिन सर्वर वो है स्वीडन में और सर्वर है किसी और कंट्री में। वहां पर कंट्रोल करना एक अपने आप में बहुत बड़ा जटिल प्रोसेस है। लेकिन यदि ये सारी चीजें हमारे इंडिया में ही होंगी, जैसे आरोग्य सेतु एक ऐप, हमारा कोविन और आरोग्य सेतु ऐप है,
कोविन का यदि देखा जाए 100 करोड़ लोगों ने उसे डाउनलोड किया, 100 करोड़ लोगों ने उसे यूज किया और 200 करोड़ लोगों ने उसके थ्रू वैक्सीनेशन लगवाई, और जिसमें डेटा लीकेज, डेटा प्राइवेसी को 100% देखा मद्देनजर रख के किया गया। सो ये कैसे हो पा रहा है? जैसे जैसे गवर्नमेंट ये सारी चीजों को देख रही है, उसी वे में इन्हीं सभी प्रोसेस को वो इन हाउस और हमारे देश के अंदर ही डेवलप करती जा रही है। इसलिए अपूर्व जी, इसलिए भी एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो मान लीजिए कि जो भी चैलेंजेस हैं, और चूंकि G20 की जो बैठकें हुई हैं बीते दिनों, उसमें इस बात को लेकर भी चर्चाएं हुई कि जो AI सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या AI सिस्टम का यूज़ हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी सुदृढ़ करने में, ट्रांसपेरेंसी स्टैब्लिश करने में और इसका लीकेज ना हो, इस तरह की चीज़ें करने में, क्या हम जो या फिर जो भविष्य की चुनौतियां हैं उसमें क्या हम AI तकनीक का उपयोग कर सकते हैं क्या? और कर सकते हैं तो फिर क्या तरीका है वो, और उसके लिए भारत या फिर बाकी देश कितने तैयार हैं? साथ में जो एथिकल इशू है AI के साथ, उसको भी मद्देनजर रखते हुए। सर, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा इसके साथ अनीश जी। यदि आप देखेंगे धीरे धीरे हमारा देश इन सारी चीजों को ऑलरेडी यूज करना चालू कर दिया है। यदि आप देखेंगे यूपीआई पे आप 3 बार इनकरेक्ट पिन डालिए, 4थी बार वो आपका सिस्टम ऑटो लॉक हो जाए। राइट, ये क्या है? ये एक हम लोगों ने मशीन लर्निंग मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एक छोटी सी एल्गोरिथम डेवलप कर दी कि भाई किसी ने यदि 3 बार गलत पासवर्ड डाला तो इमीडिएटली उसका अकाउंट 24 घंटे के लिए या 48 आवर के लिए ब्लॉक कर दिया जाए। और ये एआई को यदि एक और देखा जाए तो ये बहुत बेनिफिशियल हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीजों को ऑटोमेट करता जा रहा है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, यदि आपको हेल्प चाहिए, और इमीडिएटली यदि आपको हेल्प चाहिए ऑन दी हेल्थ केयर ऐप और कोविन ऐप, तो आपको सामने एक एआई बोट आएगा, इट विल हेल्प यू इमीडिएटली और आपको प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू ऑल दी रूट्स। आपने बोला कि भाई मेरा पासवर्ड जनरेट नहीं हो रहा है, वो एआई सिस्टम विल वेरीफाई योर प्रोसेस, वो आपकी सारी चीजें वेरीफाई करेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ से लेकर आपके द वे ऑफ यू राइट, ऑल दिस थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वेरीफाई की जाएंगी और ऑटोमेटिकली यू विल जनरेट योर न्यू पासवर्ड। तो ये सारी चीजों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक और आता जा रहा है। लेकिन वहीं पर यदि देखा जाए यूज ऑफ द टू मच टेक्नोलॉजी, इट्स बिकमिंग डेंजरस एज वेल। आज के समय में यदि आप देखेंगे कुछ बच्चे मींस न्यू जनरेशन, हम लोग छोटे में टॉयज खेला करते थे जी, अब वो मोबाइल से खेला करते, राइट। एक मोबाइल हैज बिकम द एवरीथिंग फॉर द किड्स और फॉर द न्यू जनरेशन, राइट। और उस पर they cannot understand how AI can use the identity of those people or those kids, but they are using it and we are allowing them to use it. It's becoming a challenging, right? तो अब उसको साथ में कैसे कंट्रोल किया जाए along with the new development, ये एक चैलेंज मुझे नजर आ रहा है। और धीरे धीरे उस पर भी विचार किया जा रहा है, उस पर भी नए लॉक्स लगाए जा रहे हैं कि हाउ वी कैन प्रोटेक्ट our nation with all these threats, all this information। आप विश्वास नहीं करेंगे, देश के ऑलमोस्ट 5% किड्स जो कि मोबाइल पर यूज कर रहे हैं, मींस पूरी पॉपुलेशन के 5% यदि हम लोग बोले छोटे बच्चे हैं जो कि बिलो 5 ईयर है, उसमें से 4.5% अवेलेबल ऑन मोबाइल। सही कह रहे हैं। ये एक टेंशन वाली बात है। यदि आप देखेंगे एआई का डेंजरस यूज में सबसे अच्छा बोलता हूँ, YouTube आप यदि प्ले करेंगे, YouTube पे एक बार आपके बच्चे ने कोई किड्स देख लिया, अब वो उसे बार बार वही कंटेंट डिफरेंट वे से दिखाएगा और उसे यूज करने पे फोर्स करेगा। एक और इशू है अपूर्व जी, मुझे लगता है समय की कमी है इसलिए हम फटाफट इन तमाम विषयों पे बातचीत करें। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें था कि चाहे वो पहले ऑटोमेशन के बाद अब AI और फिर डिजिटल, इन ये सारी चीज़ें आने से जॉब लॉसेस बहुत होने की चांसेस हैं। इस बात में आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई है और कितना ये झूठा है? मैं आपको इसका वेरी सिंपल आंसर देना चाहूंगा। भारत बढ़ रहा है, हम लोग हर पल आगे बढ़ रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जॉब लॉसेस हो रही है, शायद ये सत्य नहीं है, क्योंकि अब हर कोई भारत से सर्विसेज लेना चाह रहा है। जैसे जैसे हमारा टैलेंट पूल आगे बढ़ता जा रहा है, हर कोई हमारे भारत को एक नजर से देखने लगा है कि भाई यहाँ से मुझे कुछ नया सपोर्ट मिलेगा। और बीइंग अ मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री इन द वर्ल्ड, हर कोई हमारे से सर्विसेज लेना चाह रहा है। अब ये सर्विसेज कौन देगा? हमारी देश की जनरेशन, न्यू जनरेशन ही तो ये सर्विसेज देगी। तो
एक और मुझे लगता है कि ये सारी सर्विसेज जैसे हम लोग इंडिया में डेवलप करते जा रहे हैं और इसे ग्रो करते जा रहे हैं, ये एक जॉब अपॉर्चुनिटी को और इंक्रीज करता जा रहा है। ओके या ओके, तो सर आखिर में अपूर्व जी, जो भारत का जो एक ये डिजिटल इकोसिस्टम है, जो डिजिटल लैंडस्केप है, आने वाले दिनों में, चूंकि हम अमृतकाल में इस वक्त जी रहे हैं और प्रधानमंत्री का सपना है कि 2047 तक, आने वाले 25 वर्षों में भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ऐसे में संक्षेप में इसका जवाब दीजिएगा, डिजिटल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो किस तरह का रोल प्ले कर सकता है? सही सर, हर चीज डिजिटलाइज होने लगी है। हमारी शॉपिंग से लेकर बिजनेस डिजिटलाइज हो चुका है, हमारे मनी ट्रांजेक्शन से लेकर मनी जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन, बिजनेस जनरेशन, सभी चीजें हमारी डिजिटलाइज हो चुकी है। एक ये बैकबोन बन चुका है हमारे देश का, राइट। और जिस वे में हम लोग ग्रो कर रहे हैं, हमारे देश को हर कोई फॉलो करना चाह रहा है। इसमें 2047 तक, जो कि आपने एक मुझे डेट दी है स्पेशली, इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी देखा जाए तो डिजिटल पब्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशली हमारे देश को वर्ल्ड की टॉप नोज कंट्रीज, और मैं बोलना नहीं चाहूंगा लेकिन हम लोग दुनिया की नंबर 1 कंट्री बन सकते हैं बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन, क्योंकि हर कोई इसी को फॉलो करना चाह रहा है। ठीक है। तो जो भविष्य है भारत का, खासकर डिजिटल अगर लैंडस्केप की बात की जाए तो बहुत उज्जवल है। और जैसा कि हमारे मेहमान अपूर्व जी बता रहे हैं कि भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और 2047 का जो एक विज़न है एक डेवलप्ड इंडिया का, उसमें भी ये एक सहायक साबित हो सकता है। अपूर्व जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस कार्यक्रम में हमारे साथ इन तमाम अपनी बातों को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।